हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 10 का सेशन है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भूगोल के पाठ 2 से वन एवं वन्यजीव संसाधन सेशन दूसरा। कल पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये इस पाठ से दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। कल मैं बता चुका हूं कि सेशन छोटे छोटे जाएंगे, क्योंकि कमेंट आपके आ रहे थे कि बड़े सेशन लिख नहीं पाते हैं। तो बड़े सेशन में आपका नेटवर्क नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये दूसरा सेशन, पहला सेशन एक पार्ट से पहला सेशन गया, ये दूसरा सेशन जा रहा। छोटे छोटे सेशन जा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से सरल तरीक़ों से लिख सकें। तो आपका जो नेट है वो ख़त्म ना हो। आप बार बार कमेंट कर रहे थे नेट ख़त्म हो जाता है, पूरा नहीं लिख पाते हैं। तो छोटे छोटे सेशन भेज रहे हैं, एक पार्ट से 2, 3, 4 सेशन तक भेजेंगे छोटे छोटे, और उसको आप लिखें, बराबर पढ़ें, समझें, याद करें। तो चलिए हम बिना देरी लगाए बढ़ते हैं। ये कल बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कल आपके पास 27-28 प्रश्न भेज चुका हूँ। उसी के आगे मैं यहाँ सीरियल 1, 2, 3 रखा हूँ। आप चाहेंगे तो उसी के आगे सीरियल लिख लेंगे। मान लीजिए 27 नंबर तक लिखे हैं तो इसको 28 कर लेना, 1 को, 2 को 29 कर लेना, या जैसे आपको उचित लगे वैसा कर लेना। सेशन छोटे ही जाएंगे क्योंकि आप लोगों के कमेंट बार बार आ रहे थे सेशन छोटे डालें, तो छोटा सेशन जाना चालू हो गया है। पहला प्रश्न है, भारत में विश्व संपूर्ण उपजातियों की संख्या कितनी है? भारत में संपूर्ण उपजातियों की संख्या कितनी है? 15 लाख है, 16 लाख है, 17 लाख है, 18 लाख है। भारत में विश्व की संपूर्ण उपजातियों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 1, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या 18 लाख। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा 16 लाख। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 16 लाख। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, संकटग्रस्त जातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? संकटग्रस्त जातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। IUCN तैयार करती है, या WTO तैयार करती है, या UN तैयार करती है, या FAO तैयार करती है? प्रश्न नंबर 2, संकटग्रस्त जातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। IUCN संस्था संकटग्रस्त जातियों की सूची तैयार करती है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, टैक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? टैक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? हिमालयन यव से स्रावित होता है, या चेड़ पाइन से स्रावित होता है, या सागवान से स्रावित होता है, या आम से स्रावित होता है? प्रश्न नंबर 3, टैक्सोल नामक रसायन, ये नामक है, नामक, टैक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? हिमालयन यव, चीड़ पाइन, सागवान, आम। तो टैक्सोल नामक रसायन हिमालयन यव से स्रावित होता है। हिमालयन यव का पेड़ जो है उसकी जड़ों से स्रावित होता है।
तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भारत में किस वर्ष सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें भाई। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड में जल्दी याद होगा। आप जल्दी याद कर ले जाएंगे, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और सेशन को 2-3 बार कम से कम देखें और नोटबुक में लिखें। हम दावा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बढ़वाने की जिम्मेदारी आप लोग लें, सब्सक्राइब बढ़वाएं। तो भारत में किस वर्ष सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1970 में या 1972 में या 1983 में या 1990 में? प्रश्न नंबर 4, भारत में किस वर्ष सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1972। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रश्न नंबर 5, तो ये 1973 में आरंभ किया गया या 1975 में आरंभ किया गया या 1980 में आरंभ किया गया या 1989 में आरंभ किया गया? प्रश्न नंबर 5, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया 1973 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से संबंधित है या वन संरक्षण से संबंधित है या जल संरक्षण से संबंधित है या वायु संरक्षण से संबंधित है? प्रश्न नंबर 6, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से या वन संरक्षण से या जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो प्रश्न नंबर 6, मृदा संरक्षण का संबंध वन संरक्षण से वन संरक्षण से है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये असम में है या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? असम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वन, पशु पक्षी, नदियाँ एवं खनिज पदार्थ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वन, पशु पक्षी, नदियाँ, खनिज पदार्थ। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा वन। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सर्वाधिक पाई जाती है?
वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सर्वाधिक पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, या समानता पाई जाती है, या जैव विविधता पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सर्वाधिक पाई जाती है। भाई तो सर्वाधिक क्या पाई जाती है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9, वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सर्वाधिक पाई जाती है जैव विविधता। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन देखें। 7%, या 8%, या 9%, या 10%। भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 7%, या 8%, 9%, या 10%। तो ये पाई जाती है 8% भाई। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, भारत में पाए जाने वाले वनस्पति जात तथा स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा व्याप्त है, प्रतिशत में बताएं। भारत में पाए जाने वाले वनस्पति जात तथा स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा व्याप्त है, प्रतिशत में बताएं। 10% और 15% ये वनस्पति जात है, ये वनस्पति जाति हैं, और ये स्तनधारी हैं। समझिए। तो 10% एवं 15%, 15% एवं 10%, 10% एवं 20%, 20% एवं 10%। प्रश्न नंबर 11, भारत में पाए जाने वाले वनस्पति जात तथा स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा व्याप्त है, प्रतिशत में बताएं। तो ये व्याप्त है 10% और 20%। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है? चीता, या गुलाबी सिर वाली बतख, या पहाड़ी कोयल, या ये सभी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है? तो चीता भी है, बतख भी है, पहाड़ी कोयल भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हुबर या हेप्टान्यूरॉन क्या है? हुबर या हेप्टान्यूरॉन क्या है? महुआ की जंगली प्रजाति, घास की प्रजाति, फलदार पौधे की प्रजाति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, हुबर या हेप्टान्यूरॉन क्या है? हुबर या हेप्टान्यूरॉन क्या है? महुआ की जंगली प्रजाति, घास की प्रजाति, फलदार पौधे की प्रजाति, ऊपर में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये घास की प्रजाति है भाई, घास की प्रजाति। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, मधु का इंसिग्नस क्या है? मधु का इंसिग्निस क्या है? घास की प्रजाति, महुआ की जंगली प्रजाति, छोटी झाड़ी की प्रजाति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मधु का इंसिग्नस क्या है? मधु का इंसिग्निस क्या है? तो मधु का इंसिग्निस क्या है? महुआ की जंगली प्रजाति, महुआ की जंगली प्रजाति। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 10% या 20% या 30% या 40%? प्रश्न नंबर 15, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो ये खतरा है 20%। 20% खतरा है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है? 21.32%, 24.56%, 18.90%, 17.21%? प्रश्न नंबर 16, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है? तो ये आच्छादित है ऑप्शन बी देखें, 24.56%। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास का कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशु चारा और लकड़ी एकत्रित करना, बेहद स्तरीय विकास योजना, तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण? प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो प्रश्न नंबर 17, कृषि प्रसार कारण है, बेहद स्तरीय विकास योजना एक कारण है, तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण कारण है। यहाँ पूछ रहा नहीं है तो पशु चारा और लकड़ी एकत्रित करना ये कारण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन नहीं करता, या बीज बचाओ आंदोलन नहीं करता, या चिपको आंदोलन नहीं करता, या वन्य जीव विहार का प्रशीमन नहीं करता? प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी
नहीं करता, तो वो नहीं करता है वन्य जीव विहार का परिसीमन। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सघन वन का हिस्सा कितना है? प्रश्न नंबर 19, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सघन वन का हिस्सा कितना है? ऑप्शन देखते हैं। 11.56% या 12.26% या 13.75% या 3.05%। प्रश्न नंबर 19, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सघन वन का हिस्सा कितना है? तो ये हिस्सा है 3.24%। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सामान्य जातियों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सामान्य जातियों में शामिल है? साल, चीड़, वृदंत या ये सभी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सामान्य जातियों में शामिल है? तो साल शामिल है या चीड़ शामिल है या वृदंत शामिल है या ये सभी शामिल हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी शामिल हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, भारत में नीली भेड़, एशियाई हाथी व गंगा नदी की डॉल्फिन किस श्रेणी की प्रजातियां हैं? प्रश्न नंबर 21, भारत में नीली भेड़, एशियाई हाथी व गंगा नदी की डॉल्फिन किस श्रेणी की प्रजातियां हैं? तो दुर्लभ जात की प्रजातियां हैं या सुवेद्य जात की प्रजातियां हैं या लुप्त जात की प्रजातियां हैं या संकटग्रस्त जात की प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में नीली भेड़, एशियाई हाथी व गंगा नदी के डॉल्फिन सुवेद्य जात की प्रजातियां, सुवेद्य जात की प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से स्थानिक है भाई, ये हटा दीजिए। निम्नलिखित में से स्थानिक जात का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में से स्थानिक जात का उदाहरण कौन है? प्रश्न नंबर 22, अंडमानी चील है, निकोबारी कबूतर है या अंडमानी जंगली सुअर है या ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से स्थानिक जात का उदाहरण कौन है? तो इसमें अंडमानी चील भी हैं, निकोबारी कबूतर भी है, अंडमानी जंगली सुअर भी हैं। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1950 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1952 में या वर्ष 1955 में या वर्ष 1958 में। तो ये की गई थी वर्ष 1952 में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24,
प्रश्न नंबर 24 देखें भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? प्रश्न नंबर 24, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव विहार का प्रसीमन। ये नहीं करता है वन्य जीव विहार का प्रसीमन। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई है? गुलाबी सिर वाली बतख, काला हिरण, एशियाई हाथी, जंगली सुअर। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई है? गुलाबी सिर वाली बतख, काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमानी जंगली सुअर। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गुलाबी सिर वाली बतख प्रजाति लुप्त हो गई है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ है? हिमालयन भूरा बालू, गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई हाथी या अंडमान जंगली सुअर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ है? तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हिमालयन भूरा भालू, हिमालयन भूरा भालू प्रजाति दुर्लभ है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित प्रजातियों में स्थानिक प्रजाति का पशु कौन सा है? प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित प्रजातियों में स्थानिक प्रजाति का पशु कौन सा है? अंडमानी जंगली सुअर है, या हिमालयन भूरा भालू है, या गुलाबी सिर वाली बतख है, या काला हिरण है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित प्रजातियों में स्थानिक प्रजाति का पशु कौन सा है? तो स्थानीय प्रजाति का पशु है अंडमान जंगली सुअर। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां कितनी हैं? भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां कितनी हैं? 12,000 या 15,000 या 2,000 या 25,000। चलिए भाई इसका उत्तर हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतीय मूल की वनस्पति उपजातियां कितनी हैं? तो ये हैं 15,000 उपजातियां। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? सुभेद्य प्रजाति है, या लुप्त प्रजाति है, या सामान्य प्रजाति है, या स्थानिक प्रजाति है। प्रश्न नंबर 29, गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन सुभेद्य प्रजाति है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है? कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है? 70% या 50% या 60% या 40%। प्रश्न नंबर 30,
कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है? तो ये लुप्त हो गया 40% भाई। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी रह गई कितनी या कितनी रह गई? 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी रह गई? 1527 रह गई या 1827 रह गई या 1427 या 1327 रह गई है? प्रश्न नंबर 31, 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? 1827 रह गई है। 1827। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी जाति संकटग्रस्त है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति संकटग्रस्त है? तो ये काला हिरण है या भालू है या हाथी है या जंगली सुअर है? प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी जाति संकटग्रस्त है? तो संकटग्रस्त जाति है काला हिरण। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, चिपको आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से था? चिपको आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से था? मध्य प्रदेश से या गुजरात से या उत्तराखंड से या राजस्थान से? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से था। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रश्न नंबर 34, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1988 में हुई या 1982 में हुई या 1989 में हुई या 1983 में हुई? प्रश्न नंबर 34, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में? कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है? तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर बताते हैं हम। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेंगे। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सेशन छोटे करिए, तो हम एक पार्ट में कम से कम 2, 3, 4 सेशन करेंगे। पर जहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ आखिरी रहेगा, उसी के आगे से दूसरे दिन लिखना चालू कर देना। हम एक पार्ट से कम 2, 3, 4 सेशन देंगे जैसा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको जो पहले चैनल था उस पे तो देखेंगे ही कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, जो पहले चैनल पे आया ये तो देखेंगे ही, पर साथ में सारे ऑप्शनों को भी देखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और जो आपके लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय, उसका सेशन अलग से जाएगा।
ये बहुविकल्पी प्रश्नों को 2-3 बार देखें। इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या करना है। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का एक आधार हम आपके सामने रखेंगे। उस आधार को लेकर बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बड़ा कर देना है, 2-3 पेज में भर देना है। ये थ्योरी इसलिए अपनाई गई कि आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं होते हैं, तो उनको याद कराने का एक अच्छा तरीका है कि बहुविकल्पी प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्प आपके सामने आने पर उसका उत्तर हूबहू आपके दिमाग में आ जाएगा, आप उत्तर दे ले जाएंगे और इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी समायोजन कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।